हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय गौतम। देखो, मेंस प्रिपरेशन करने का बेस्ट तरीका क्या है? सब लोग अलग-अलग कहते हैं, ठीक है? तो मैंने भी भई 6 बार मेंस लिखा है, ठीक है? और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे नंबर भी लेके आए हैं। हालाँकि मेरे भी ऐसे को निकाल दिया जाए तो टॉप 100 टाइप नंबर ही थे। बट स्टिल कि एक क्या बेस्ट तरीका हो सकता है अगर मैं वापस से इस साल तैयारी करना चाहूँ, तो मैं मेंस की किस तरीके से तैयारी करूँगा कम से कम टाइम में और मोस्ट एफिशिएंटली, ठीक है? ताकि हमारा एफर्ट भी कम लगे और आउटपुट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आए। देखो, आपने कई सारे कैंडिडेट देखे होंगे मेंस पे मेंस दिए जा रहे हैं, 2 मेंस दे लिए, 3 मेंस दे लिए, मेंस निकल ही नहीं रहा है। अब आप बताओ कि अगर आंसर राइटिंग इतनी ही कारगर होती, तो वो तो घिसे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज़। 1 साल से नहीं, 3-4 साल से टेस्ट सीरीज़ घिस रहे हैं कि नहीं घिस रहे हैं? और कई सारे कैंडिडेट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे कि उन्होंने फ्यू टेस्ट लगाए हैं कि हाँ भाई 10-12 टेस्ट लगा लिए, 15 टेस्ट लगा लिए, ठीक है? और उसके बाद भी उनका मेंस काफ़ी अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाता है। अब कई लोग इसको कह देते हैं कि भई उनका जो एडवांटेज है वो नेचुरल एडवांटेज है, कि उनकी राइटिंग अच्छी थी। लेकिन यार राइटिंग तो यार बहुत लोगों की नहीं भी अच्छी है, उनके भी तो नंबर आए हैं। है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मेंस में वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो प्रॉपर्ली, ठीक है? और उस डिवीज़न में आप जो पॉइंटर्स लिख रहे हो वो पॉइंटर्स कितने प्रिसाइज़ लिख रहे हो और प्रायोरिटी मैनर में लिख रहे हो और कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख रहे हो, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इस क्लैरिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा इनिशियली बिफोर आंसर राइटिंग। क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी आपके पास आएगी नहीं और आप आंसर राइटिंग करने में लग गए, तो आप गलत आंसर लिख रहे हो और गलत आंसर लिखने की प्रैक्टिस बन जाएगी। उस गलत आंसर लिखने की प्रैक्टिस बनने के बाद क्या होगा, वो हैबिट एक बार बन जाती है, टूटती नहीं है। तो आप 2-3 साल रगड़ते रहते हो, मीन्स आपका निकलता ही नहीं है। तो मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आप क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रख लें मेंस के लिए, ठीक है? उसके बाद ही आप अपनी आंसर राइटिंग शुरू करें। और ये मेंस की तैयारी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो है प्रीलिम्स का पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा कोचिंग लिया हुआ है 1.5-2 साल, उसके बाद ही वो जो है मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है, ऐसा नहीं है। मेंस के लिए बहुत ही ईज़ी क्राइटेरिया है समझने के लिए, आप बस इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहली बात जब ये आती है कि हम जो तैयारी करते हैं मेंस की, उसमें हमें क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पहले उन दिक्कतों को देखते हैं, ठीक है? और कैसे बेस्ट तरीके से हम उन उन दिक्कतों को सॉल्व करेंगे, वो भी देखेंगे। पहली जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है सिलेबस को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि भई ये क्या बला है, कि पहले जीएस 1 में ही हमारी 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री में भी दुनिया भर की सब्जेक्ट हैं कि भई आर्ट एंड कल्चर आ गया, एंशिएंट मेडिएवल आ गया, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, फिर उसके बाद हमारी इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस आ गई, फिर इसमें हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई। तो भाई हिस्ट्री करने में के लिए अब हर एक की आपको पता है मोटी-मोटी किताब है, मोटी-मोटी बुक्स हैं हर एक की। तो क्या ये सारी इतनी मोटी-मोटी किताब हमें करनी पड़ेंगी? सिमिलरली सोसाइटी की इतनी मोटी किताब आती है, ज्योग्राफी की तो आपको पता ही है, हवा खड़े हो जाएँगे। तो इतना सारा क्या आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में? तब जाके एक जीएस पेपर कवर होगा आपका। इसके बाद पढ़ने के बाद फिर आंसर राइटिंग भी है। तो आंसर राइटिंग करेंगे। अब आंसर राइटिंग क्या पूरी किताब में तो हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेश्चन कैन कम। तो कुछ भी यूपीएससी पूछ लेगा तो इतना सारा करना पड़ेगा अपन को। और टाइम कितना है प्री के बाद? 2 महीने का। 2 महीने में तो जीएस 1 ही कंप्लीट नहीं होने वाला ऐसे तो हमारा। और सबके दिमाग में यही चल रहा होगा अभी। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि भाई एक बात बताओ कि जो भी हमने प्री के लिए किताबें पढ़ी हैं, वही किताबें हमें मेंस के लिए पढ़नी है। उसके बाद हमें आंसर राइटिंग भी करनी है। उसके बाद हमें जो है टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। तो होता क्या है, कुछ भी नहीं होता आपका। ना तुम किताब ही पढ़ते हो, ना आप आंसर राइटिंग ही प्रॉपर्ली कर पाते हो, ना आप टेस्ट ही दे पाते हो। और टेस्ट देते हो तो कितने नंबर आते हैं? 30-40 नंबर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएँगे, 60-70 नंबर आ जाएँगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएँगे। तो भाई अब क्या किया जाए? उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सोर्सेज़ आपके लिमिटेड नहीं है, कि एक सोर्स से ये पढ़ रहे हो, फिर कोई मेंस 365 पढ़ रहा है, हाँ, ठीक है, कोई जो फलाना रेड बुक पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं मेंस के कि ये रट्टा मार के चले जाओ, फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट शीट आ जाती है दुनिया भर की, ठीक है, वो फैक्ट शीट तुम लास्ट में रट के चले जाते हो और वहाँ पे पेपर में जो है भसड़ करके आते हो प्रॉपर। आपको नहीं पता रहता क्वेश्चन में लिखा है, क्या नहीं लिखा है, आप जो है आपको जो दिमाग में फैक्ट आ गया वो लिख दिया, जो दिमाग में कुछ आ गया वो लिख दिया।
आपको कुछ एनालिसिस नहीं पता, क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, क्यों पूछा है, कुछ नहीं पता। और यूपीएससी का जो सिलेबस है इतना ज़्यादा, मतलब वैसे तो सिलेबस में से ही सवाल आ रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा क्या ये एक्चुअल में सिलेबस में से आ रहा है। सिलेबस में मैक्स टू मैक्स 150 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर एक एक वर्ड को ना खोल खोल के भी देख लो, वैसे 100 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है सिलेबस में। नॉट मोर देन 100 टॉपिक्स आर गिवन इन द सिलेबस, बट यूपीएससी आस्क फ्रॉम 250 टॉपिक्स। 250 टॉपिक में से डिटेल में जाके पूछता है यूपीएससी, ठीक है। और 100 टॉपिक आप सिलेबस में नहीं दे रखे, तो आप यार सिलेबस पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना। तो इसको तुम कैसे कवर करोगे फिर, ये बता दो। और दुनिया भर की फालतू की मिसकंसेप्शन चल रही है कि भाई एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ने से जो है इंग्लिश मजबूत होगी, इंग्लिश मजबूत होगी तो तुम्हारे जो है मेंस में बहुत बढ़िया आंसर लिखेंगे। घंटा, इंग्लिश से कुछ नहीं होता, जितना सिंपल लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं उल्टा, ठीक है। तो ये और जो पी जो मंथली मैगजीन्स है, मंथली मैगजीन लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं कि मेंस में जो है करंट अफेयर से आएगा, ठीक है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि करंट अफेयर से बस जो है क्वेश्चन पिक होता है, थीम तो उसकी वही स्टैटिक ही रहती है ना, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता है ये चीज़, भाई मैं दे चुका हूँ 6 मेंस ऑलरेडी, ठीक है, क्लियर भी करें कई सारे। तो आप ये देखो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ पिछले 10-12 साल के, उनको टॉपिक वाइज लिस्ट करो और टॉपिक्स बनाओ, ठीक है, टॉपिक्स बनाओ। फिर देखो कि कितने एक सब्जेक्ट में जीएस 1 में लेट से कितने टॉपिक से आ रहे हैं, उन्हें भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक डिसाइड करो और ये देखो कि उस टॉपिक से कितने पीवाईक्यू आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जीएस 2 का करो, ऐसे ही जीएस 3 का करो, जैसे कि मैंने किया है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये हमारा जो है जीएस 1 है, ठीक है, जीएस 1। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है, हमारी आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस है, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। तो इतना ही आया है, एंशियंट मेडिवल से जो भी आया है वो आर्ट एंड कल्चर में ही डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन से टॉपिक से आए हैं क्वेश्चंस, तो ये देखो इन इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। किसी में से 2 पूछ रहा है, किसी में से 4 पूछ रहा है, किसी में से 3 पूछ रहा है। अब आप बताओ कि 4 टॉपिक मतलब 4 क्वेश्चन इस टॉपिक पे पिछले 10 साल में पूछ चुका है, इन लास्ट 10 ईयर्स। तो इजंट इट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रिपीट होगा कि नहीं होगा, होगा, यस, रिपीट हो सकता है। और स्पेशली अगर 4 बार पूछा हुआ है और लास्ट के 2 ईयर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये पक्का आएगा, 100% आएगा, क्योंकि बाकी टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक है हमारा भक्ति सूफी मूवमेंट जो है। अब ये भक्ति सूफी मूवमेंट में लेट से लास्ट के 3 साल से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है? आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एक एक टॉपिक को रिमेंबर करें कि कौन से टॉपिक से आए हैं, उसी जिस जो क्वेश्चन आए हैं पिछले 10-15 साल में, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को करें, तो हमारा सिलेबस ना 80% रिड्यूस हो जाएगा। मतलब दैट इज द मतलब 20% ऑफ द होल सिलेबस ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज एंशिएंट एंड मेडिवल। सिर्फ हमारे 10-12 टॉपिक करके हमारा 80% कवर हो जाएगा सिलेबस। तो दिस इज कॉल्ड पैरेटो प्रिंसिपल, कि हमारा जो 20% एफर्ट में 80% हमारा सिलेबस कवर हो जाए, इससे आपका टाइम कम होगा सिलेबस को कंप्लीट करने का। अब आर्ट एंड कल्चर में दुनिया भर के और अलग टॉपिक हैं, हमें वो करने ही नहीं है। क्यों करने हैं? क्योंकि यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा उन्हें। और यूपीएससी का ये ट्रेंड भी रहा है कि वो रिपीट कर रहा है चीज़ों को, जिस पे एक क्वेश्चन आ गया उस पे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो अगर एक भी क्वेश्चन आया किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, उस टॉपिक को आप डिटेल में करो, ठीक है। और ये देखो कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, जो फालतू के टॉपिक उन्हें मिस कर दो, उसे करो ही मत। सिमिलरली यू डू इट विद हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सिमिलरली यू डू इट विद पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस से सिर्फ 2 टॉपिक में सवाल आए हैं हमारे, ठीक है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से आया, फिर खालिस्तान वगैरह से, ठीक है। और या फिर कोई सिक्योरिटी इशू है, इमरजेंसी है, उससे आ गया, ठीक है। मेजर मेजर चंक से आ रहे हैं। अब उसके लिए तुम जो है इतनी जो है 100 पन्ने की किताब लेके आ रहे हो, जिस्ट भी 100 पन्ने की आ रही है उसकी, तो उसे पढ़ रहे हो प्रॉपर तरीके से, उसके नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सेम काम कर रहे हो, बल्कि गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। फिर इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में 10-12 टॉपिक है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, हर टॉपिक को कवर कर लो, ठीक है। फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी 10-12 टॉपिक्स हैं। आपको पूरी जो है वो 400-500 पेज की किताब, एक पार्ट 1 होता है इंडियन ज्योग्राफी, फिर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का तुम अलग पढ़ते हो, तो 1000 पन्ने ज्योग्राफी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई।
इन टॉपिक्स को कवर करो और छुट्टी करो। और ये टॉपिक्स कैसे, आप खुद पीवाईक्यू एनालिसिस करो, ठीक है, उससे ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सिमिलरली यू डू इट विद GS2 कि भाई पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR, तो ये टॉपिक्स जितने भी हैं उनको एनालाइज करो। तो GS1 में हमारे टोटल 66-67 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अगर और भी माइक्रो इसमें करें, इसको भी तो हम डिवाइड कर दें तो 70 टॉपिक्स के अराउंड हो गए, हमारे 70 टॉपिक्स के अराउंड हो गए, ठीक है, GS1 में। ऐसे ही GS2 में हमारे जो है टोटल मिला के 80 टॉपिक्स के अराउंड हो गए, ठीक है। और एक एक चीज जिस पे क्वेश्चन आया उसको तुम मार्क करते हो। जैसे कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 7 क्वेश्चन आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं, लगभग हर साल आ रहा है ये टॉपिक, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे देखो कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ट्राइब्यूनल एंड आर्बिट्रेशन पे जो है 13 क्वेश्चन आए हैं। अब आप ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन, इन 3 टॉपिक को आप कर जाओ तो इस पे एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ये प्रेडिक्ट हो गया हमारा पेपर, ठीक है। उस इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। सिमिलरली आप ये देखो, PRI और इलेक्शन की जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इससे हमारे 20 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं। इसका मतलब 2 क्वेश्चन हर साल इन 3-4 टॉपिक से आ रहे हैं, अगले साल भी आएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। आप मेरा लेक्चर देखेंगे उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। सॉल्यूशन सेम है, जो 3 साल पहले आपने सॉल्यूशन लिखा है वही अगली साल क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी सेम ही चीज लिखनी है, सेम ही इश्यूज लिखने हैं, सेम ही वे फॉरवर्ड लिखना है, सेम ही उसका रोल लिखना है, जो भी बॉडी है या फिर जो भी चीज है उसका, और सेम ही कंक्लूजन लिखना है जो 3 साल पहले लिखना था। तो PYQ करने से ही आपका जब 70-80% सिलेबस खत्म हो रहा है, तो आप फालतू की किताबों के पछड़े में पढ़ क्यों रहे हो? और कोचिंग वाले आपको जो है लट्टू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं 1 नंबर का, ठीक है, कि ये हमारी 365 पढ़ लो, ये हमारा फलां पढ़ लो, ढिकां पढ़ लो, आता कुछ है नहीं उसमें से धेला भर का, है ना? और इतना ज़्यादा कंटेंट आपको डंप कर दिया जाता है कि आप हो जाते हो कन्फ्यूज़, पते की चीज़ देते नहीं है वो, और वहाँ जाके कन्फ्यूज़न में ना क्वेश्चन समझ पाते और वो रटने में लग जाते हो, क्वेश्चन को एनालिसिस तो करी नहीं है आपने। इसके बाद फिर आंसर राइटिंग का लोचा है। आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जब तक आप जो है मतलब 4000 क्वेश्चन नहीं लिखोगे और जो है पूरे साल आंसर राइटिंग नहीं करोगे, जब तक नहीं है। मेरे स्टूडेंट ने अभी मेंस निकाला है, ठीक है, इंटरव्यू कॉल आई हुई है उसकी, उसने 2 टेस्ट नहीं लिखे गिन के, कह रहा भैया बस अभ्यास देने गया था, 2 दिए मैंने और उसके बाद मेरे से हुआ नहीं। हालांकि उसने पूरे कर दिए थे, तो उस बस वो ये कॉन्फिडेंस लेने गया था कि मैं पेपर पूरा कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। बाकी सारी उसकी तैयारी ब्रेन पे थी, ब्रेन में थी। एक आदमी जब 3 घंटे में जो है 20 क्वेश्चन लिख रहा है ना, तो वो 100 क्वेश्चन ब्रेन करता था, वो 100 क्वेश्चंस ब्रेन करता था कि मैं इसको लिखूंगा कैसे जब ये एक्चुअल एग्जामिनेशन में आ गया। तो बताओ आपकी तैयारी बेटर हुई या उसकी तैयारी बेटर हुई? एंड दैट इज हाउ ही वॉज एबल टू राइट इट इन टाइम, इवन हिज फर्स्ट टेस्ट, 3 आवर्स का टेस्ट, उसको भी वो कम टाइम में मतलब करके आ गया। क्यों करके आया? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही उसको पता था एग्जैक्टली लिखना क्या है। वो नंबर ऑफ वर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट था वो, ठीक है। थोड़ा बहुत उसकी राइट और थोड़ा सा नेचुरल एडवांटेज भी था कि राइटिंग अच्छी थी, बट स्टिल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे ही GS3 में हमारे 70 टॉपिक्स हैं, इनको भी कवर कर लो। अब इकोनॉमी, आप बताओ मुरनाल सर के कितने बड़े बड़े नोट्स हैं, ठीक है, 500 पेज के तो मेंस के नोट्स हैं, और टॉपिक्स कितने आ रहे हैं? गिने चुने 10। अब 10 टॉपिक में 20 पेज भी लगा लो आप, तो 200 पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए। एक टॉपिक में 20 पेज, बल्कि लगता नहीं है 20 पेज, 10 पेज में हो जाता है ये चीज़, एक टॉपिक 10 पेज से ज़्यादा नहीं लगेगा उसके नोट्स में। 10 पेजेस में एक टॉपिक विद PYQ कंप्लीट हो सकता है इजीली। अब ये 15 जो जो 10-12 टॉपिक आ रहे हैं, इसके बाहर जा ही नहीं रहा यूपीएससी, पूछा ही नहीं है पिछले 10 साल में, तो आगे क्यों जाएगा? अगर पूछ भी लिया एक आध क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमी में वो 8-6 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 5 क्वेश्चन तो पीवाई इसी इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे ना। वो एक टॉपिक एक्स्ट्रा आ भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सिमिलरली डू इट विद एग्रीकल्चर, सिमिलरली डू इट विद एनवायरमेंट, सिमिलरली डू इट विद डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ऐसे आप टॉपिक्स बना लो, ठीक है। अब आप एक काम करो कि एक एक टॉपिक जो ये आपने बनाया है, सिमिलरली डू इट विद GS4, ठीक है, GS4 में भी आप डिवाइड करके ऐसे ऐसे टॉपिक्स बना लो कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। फिर इन PYQ को देखो आप,
ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज हिंदी मीडियम वाले कर ले, हिंदी मीडियम की भी शीट्स मैंने बना रखी है, ठीक है, आप भी कर ले। फिर इनके पीवाईक्यू देखो, आप तरीके से देखो कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या क्या पूछ रहा है वो, मोरालिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव में जेंडर जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्रमोट हो रही है ये पूछ रहा है, ठीक है, फिर जुडिशल इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, फिर जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसकी क्या हमें ज़रूरत है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपने कर लिए, मोर और लेस इसी पे रिपीटेड आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे देख लो कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर डेमोक्रेसी, अगर ये टॉपिक लिया जाए तो इसमें आप देखो कि कंपेयर कर रहा है, अब 3 कंट्री से कंपेयर कर रहा है, यूएसए से कंपेयर कर दिया उसने, फ्रांस से कंपेयर कर दिया उसने, फिर यूएसए से कंपेयर कर दिया उसने, फिर यूके से कंपेयर कर दिया उसने, वापस से फ्रांस आ गया, वापस से ब्रिटिश आ गया, वापस से यूएस आ गया। तो कंपैरिजन में आपको दुनिया भर की कंट्री करनी नहीं है, यूएस से करना है, यूके से करना है, फ्रांस से करना है। आपने एक बार कंपैरिजन सीख लिया, उसका एक बार नोट्स बना लिया, खत्म। अगले साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखो 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, तो 25 में भी आने वाला है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा प्रेडिक्टेड ऑलरेडी हो चुका है, आएगा ही आएगा, ठीक है, और सिमिलर लाइंस पे आएगा, है कि नहीं? ऐसे ही आप एक एक टॉपिक का एनालिसिस करोगे ना, आपको लगेगा यार 70-80% पेपर तो हमारी टिप्स पे रखा है, हमें पता है क्या आने वाला है, ऐसे ही प्रेडिक्ट हो जाएगा आपका पेपर। और एक टॉपिक आपने लिया, फिर उसके नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से, इस तरीके से आप नोट्स बनाओ इसके, ठीक है। जैसे ये स्पीकर हो गया, स्पीकर के आपने ये लिख दिया कि भाई इंट्रोडक्शन में हमें ये आर्टिकल लिखना है, ये आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है, रोल कौन से प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्पीकर्स पास्ट में कौन कौन से हुए हैं, कि भाई कौन से स्पीकर ने क्या चीज़ नहीं करी थी, जैसे रवि रे ने गैलरी ओपन करी थी पब्लिक के लिए, है ना, फिर मीरा कुमार जो है वो फूड सिक्योरिटी बिल लेके आई, ठीक है, फिर ये जीवी मावलंकार थे, इन्होंने क्वेश्चन आवर इंट्रोड्यूस कराया पार्लियामेंट में। अब ये 2-3 आपने एग्जाम्पल लिख दिए, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल कोई नहीं लिखने वाला वहाँ पर, ठीक है। फिर इश्यूज क्या हैं स्पीकर से के ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, आपने देख लिया, आपके 2 पेज के नोट्स हो गए बस स्पीकर के, सिर्फ 2 पेजेस के नोट्स हो गए। इन 2 पेजेस के नोट्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आप उसको आंसर कर सकते हैं। बेसिक लेवल की आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल चुकी है, बेसिक लेवल की कमिटीज मिल चुकी हैं, बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सारे नोट्स को कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक करके। फिर उन नोट्स के जो भी पीवाईक्यू हैं उनके सॉल्यूशन आप खुद से लिखेंगे या बनाएंगे। जैसे कि ये पीवाईक्यू, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन स्पीकर से आए, तो इसका पहले इंट्रो देख लिया किस तरीके से लिखेंगे, फिर उसकी वो देख लिया हमने बॉडी किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे, कि पहले रोल बता देंगे, रोल के बाद हम इसके इश्यूज बता देंगे, लिमिटेशंस बता देंगे, लिमिटेशन के बाद इसका जो है वे फॉरवर्ड हम बता देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है वो बता देंगे, कैसे हम सीख सकते हैं दूसरी कंट्रीज से, फिर उसके बाद कंक्लूजन बता देंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर अदर क्वेश्चंस आपने 3-4 जितने भी पीवाईक्यू आए हैं स्पीकर के, अगर वो सारे कर लिए और ये नोट आपने एक बार पढ़ लिया, तो आपके पास आने वाले टाइम में स्पीकर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आने वाले 6 साल में, आप उसका इजीली आंसर कर सकते हो इतनी एक्सरसाइज में। अब इसके लिए आप मेरे को बता दो, क्या लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है आपको? और लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो आंसर राइटिंग शुरू कर दो। अब मैं कह रहा हूँ आपको लक्ष्मीकांत में स्पीकर तो पता चल गया, लेकिन स्पीकर के इश्यूज पता है क्या लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं, नहीं दे रखे? स्पीकर के सॉल्यूशन दे रखे हैं क्या लक्ष्मीकांत में, नहीं दे रखे? स्पीकर की जजमेंट्स वगैरह दे रखी है क्या लक्ष्मीकांत में, नहीं दे रखी? तो कैसे आप आंसर राइटिंग करने के एलिजिबल हो गए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सिमिलरली विद हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आंसर राइटिंग करने के एलिजिबल नहीं हुए प्रॉपरली, ना ज्योग्राफी में एलिजिबल हुए। जब आपको आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग इश्यूज एंड सॉल्यूशन पे कर ही नहीं पा रहा है, और इश्यूज में भी किस तरीके से हम डिफरेंट डायमेंशंस के इश्यूज डाल सकते हैं या डिफरेंट डायमेंशंस के हम वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं, जब भाई आपका ब्रेन कर ही नहीं पा रहा तो आंसर राइटिंग का फायदा ही नहीं है। और दिस इज द डायरेक्ट सॉल्यूशन। इस तरीके से आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, ठीक है। सिमिलरली हिंदी के भी, ठीक है, उसको हिंदी में करके भी सिमिलरली ऐसे ही हम उसके सॉल्यूशन बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विद फैक्ट्स, ठीक है, जैसे वो तरीके से बिल्कुल जैसे हमें लिखना है मीन्स में एक्चुअल में, ठीक है, विद एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स, ठीक है। और ये 2-3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम करते हैं इसमें। फिर उसके बाद आप इस तरीके की शीट बनाओ, अकाउंटेबिलिटी शीट बनाओ, कि क्या आपने ये टॉपिक कर लिया,
एक क्वेश्चन है बस इसमें, तो 2 पन्ने का टॉपिक है ये, एक पन्ने में इसके नोट्स हो गए, एक पन्ने का क्वेश्चन हो गया, स्टेटस हाँ कर लिया। जब आप इसको रिवाइज करो पोस्ट प्रीलिम्स, अभी आप बस इसको देखो, ब्रेनस्टॉर्म करो, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आपका ये जो होना चाहिए प्री के पहले कि मेरे को ये चीज़ समझ में आ जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेंस की ये लॉजिक समझ में आएंगे ना कि हर जो जो भी हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के इश्यूज क्या हैं, उस टॉपिक के सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा कि प्री का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आप उसमें गट फीलिंग बहुत अच्छे से लगा पाओगे। तो मेंस की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, वो एक्चुअली प्री में हेल्प करने वाली है। हाँ, आंसर राइटिंग का टाइम नहीं है अभी आपके पास, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी मिलेगी। आप बताओ कि जो आदमी मेंस देता है उसका प्रीलिम्स कभी रुकता है क्या वापस से? अगर वो सीरियस है तो कभी नहीं रुकता उसका मेंस प्रीलिम्स जो है, तरीके से नहीं रुकता है। अगर वो सीरियस है तो कभी नहीं रुकता है। नॉन सीरियस हो जाते हैं लोग, इसलिए रुक जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका ब्रेन खुल चुका होता है मेंस की तैयारी के बाद। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जैसे प्रीएम्बल पे स्टेटस लगाया, फिर जब आप मेंस के फेज में पहुंचेंगे प्री निकाल के, तब आप रिवीजन करना है इन सब चीज़ों का, कि पीवाईक्यू सारे रिवाइज कर लिए। और आपको मैं बता रहा हूँ 70 to 80% सिलेबस आपका यहीं डन एंड डस्टेड हो गया। उसके बाद आपको मैं तैयारी करा दूंगा मेंस में। ठीक है, मेंस के पीरियड में जहाँ 3 आवर्स की हमारी लाइव क्लास चलेगी, उस लाइव क्लास में क्या होगा कि 10 क्वेश्चंस डेली के हम लिखेंगे। ऐसे ही हम 2 मंथ्स लिखे तो 600 क्वेश्चंस हो गए। इससे ज़्यादा हमें लिखना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इससे हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगी, एवरीथिंग होगी। अब 3 घंटे में 10 क्वेश्चन कैसे 1.5 घंटे में लिखा जाएगा भाई? 1.5 घंटे की डिस्कशन भी तो होगी। ये पोस्ट प्रीलिम्स प्रोग्राम आएगा। तो जब ये प्रोग्राम आएगा उसके पहले आपको रेडी होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आप सारे सिलेबस को 250 टॉपिक्स में डिवाइड करें यूपीएससी थ्रू पीवाईक्यू। क्योंकि जो बुक उसमें दे रखा है, जो ओरिजिनल सिलेबस है उसमें तो 100 टॉपिक्स है बस, लेकिन पीवाईक्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 250 टॉपिक है। इस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए, इस टॉपिक के फिर शॉर्ट नोट बनाए। ठीक है, उस शॉर्ट नोट के बाद उसको आंसर कैसे करें, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपना पीवाईक्यू करने के बाद जब आपका 70-80% प्रेडिक्टेबल हो जाए पेपर, तब बाकी 20% पे जाएं। दैट मीन्स ये 20% क्या है? टेस्ट सीरीज। और वो टेस्ट सीरीज भी ऐसे मत दो कि टेस्ट सीरीज आके दे रहे हो फिर 15 दिन बाद चेक हो के आ रही है ना। उसके लिए भी लाइव आंसर राइटिंग आपको करनी है। लाइव आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि वो टेस्ट कभी जाके नहीं दोगे, वो आपके 30,000 रुपये बर्बाद ही जाएंगे। नहीं दोगे, उसमें तुम 10 टेस्ट भी नहीं दोगे, वो बर्बादी है पैसे की बेसिकली। ठीक है, और ये आप कैसे करोगे? जो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसकी 10,000 वैल्यू है, 10,000 वैल्यू है इसकी। ठीक है, फॉर मेंस की, मेंस प्रोग्राम की। अगर आप मेरा प्री प्लस मेंस प्रोग्राम लेते हो तो प्री प्लस मेंस प्रोग्राम की वैल्यू है 15K। इस टाइम 15K चल रही है, जिसमें मेंटरशिप, सपोर्ट, कंटेंट, सारा सब चीज़ इंक्लूडेड है। और जो मेंटरशिप सेशंस है जिसमें मैं एक एक पीवाईक्यू डिस्कस करता हूँ मेंस का। ठीक है, और प्रीलिम्स के भी पिछले 30 ईयर्स के पीवाईक्यू हम कराते हैं, 30 ईयर्स के पीवाईक्यू कराते हैं। एंड नॉट दैट टू टॉपिक वाइज, जो कि एप्लीकेशन में आप चलते फिरते उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रीलिम्स में नोट्स देते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, उसके बाद हम पोस्ट मार्च इसके शॉर्ट नोट्स देंगे, 1 लाइनर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, जिसमें जितनी भी टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रही हैं उसमें जितनी भी लर्निंग है वो 1 लाइनर फॉर्म में आपको मिलेगी, ताकि आप मेरी टेस्ट सीरीज करें। इसमें 22 टेस्ट की मेरी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज लगा के ही हमारे जो है 5,500 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं करंट अफेयर के 1500 क्वेश्चन अलग निकालूंगा क्विज फॉर्मेट में। ठीक है, अब इन 1500 क्वेश्चन को ही करना है, आपको कोई पीटी 365 पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी टॉपिक्स आए वही आएंगे, अगर वो नहीं आए तो कोई भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये जितने भी हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड करे गए हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, और इसको आप स्किम थ्रू करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सॉल्यूशन हमने प्रीलिम्स के लिए प्रोवाइड करा गया है। और ये प्रीलिम्स का जो भी एडिशनल आप लेंगे तो इसकी 5K कॉस्ट पड़ेगी, मतलब टोटल 15K। मैं कह रहा हूँ मेंस के प्रोग्राम, और ये मैंने रिड्यूस करी है कॉस्ट। द कॉस्ट वाज 20,000 अर्लियर, बट न्यू ईयर डिस्काउंट के लिए 5,000 मैंने कम किया है। आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया तो हिट लाइक सब्सक्राइब सब करो और कोर्स में एनरोल करो। और ये जो फीस है ये काफ़ी कम है। अगर यही प्रोडक्ट आप कहीं और लेने जाएंगे तो पहले तो मिलेगा नहीं।
ठीक है, मेंटरशिप के नाम पे आपको जो है अपने बड़े-बड़े कोर्सेज़, बड़ी-बड़ी जो बुक्स हैं वो सब बेची जा रही हैं, ठीक है? प्रॉपर मेंटरशिप तो हो ही नहीं रही है वहाँ पर। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, फ्लेक्सिबल है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कभी देखो, ठीक है? तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप पूरा मेंस का सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हो, प्री तक, ठीक है? तो एट लीस्ट 2 जीएस पेपर तो 2 जीएस पेपर तो आप पहले से कंप्लीट करके रखो। मतलब 250 टॉपिक्स हैं, तो एट लीस्ट 100 टॉपिक तो आप कवर करके रखो ताकि अचानक से बर्डन ना आए, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने हैं सिर्फ प्री और मेंस के बीच में इस साल, ठीक है? तो बर्डन ना आए। हमारा जो उस टाइम पे फ़ोकस रहना चाहिए, वो सारा आंसर राइटिंग पे फ़ोकस रहना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें प्री के पहले ही कर लेनी है क्योंकि वो प्री के एग्ज़ाम में भी काम आने वाली है कहीं न कहीं, ठीक है? तो आप इसको देखें और एनरोल करें। आई वुड लाइक टू मीट यू, है ना? हम आप बैच में आइए और हम मिलते हैं फिर आपको ग्रुप सेशंस में। थैंक यू ऑल।